गवर्नर उर्जित पटेल ने दिवाली गिफ्ट दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 1/4% घटा दिया है। अब नया रेपो रेट 6.25% हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिल सकेगा और उम्मीद की जा सकती है कि वो उसका फायदा ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे। उर्जित पटेल की गवर्नर बनने के बाद ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी है। साथ ही ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें ब्याज दरों को तय करने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भूमिका भी रही है। तो ऐसे में योर मनी पर आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस रेट कट का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आपके निवेश और कर्ज पर इस कट का असर पड़ेगा। आज यही होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, आपका स्वागत है। आम दर्शकों के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो इस रेट कट को हम कैसे समझे, अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पहले बात करना चाहें तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में देखें तो ये एक पार्ट ऑफ द ट्रेंड है कि हमने पिछले 2 साल में देखा है कि ब्याज की दरें इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो रही हैं और ये एक कंटिन्यूएशन है इस पूरे प्रोसेस का। लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमी में हालात सुधरेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा, वैसे वैसे ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। यानी कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ब्याज की दरें आगे जाके भी कम होगी। अब क्वेश्चन यही है कि कब कम होगी और कितनी कम होगी। तो उस पर बहुत डाउट नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको यही समझना चाहिए कि ब्याज दरें कम हो रही है, इसीलिए आपकी स्ट्रेटेजी उस पर आधारित होनी चाहिए। देखिए, आपके लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो। पहला तो इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका डेट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहा हो। यानी कि लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पहले ब्याज की दरें मान लीजिए 9% थी तो आज 7% हो गई है, तो ये कमी हुई है। लेकिन आपको उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन कहां से कहां गया है। अगर इन्फ्लेशन आगे कम होगा तो ये ट्रेंड जारी रहेगा और उस हिसाब से लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, और यही समय है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में अपने निवेश को लेकर, साथ ही अपने कर्ज को लेकर भी प्लानिंग करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों सबसे पहले अगर हम छोटी बचत योजनाओं की बात करें अर्नब जी, तो उसमें उसके रेट में भी कटौती हमने देखी है। निवेश पोर्टफोलियो के लिहाज से तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हम सभी के पोर्टफोलियो में होते हैं। अगर मैं सिर्फ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करूं तो ऐसे में क्या हमको उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चलकर इनमें और कटौती होगी लगातार? एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की रेट्स आई है, अब देखिए पहले क्या था कि 1 साल में एक बार रेट चेंज होता था। अब पिछले इस साल से तय कर दिया गया है कि हर 3 महीने में रेट्स चेंज होंगे, यानी कि हर क्वार्टर चेंज होंगे। और इनका जो लिंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी के साथ है। यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में अगर ब्याज की दरें कम होती है तो आपका उसको सीधा असर यहाँ पर देखेंगे। अब आप अक्टूबर क्वार्टर के बारे में देखिए तो 3-4 दिन पहले ही ये रेट्स में बदलाव आया है। इससे एक्चुअली ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो कमी की गई है वो सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट की गई है। अगर आप देखें एक्चुअली तो ज्यादा होनी चाहिए थी। और अब आप अगले क्वार्टर में देखेंगे तो एक्चुअली स्पेस बहुत बड़ा हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली अगर आप अलाइन करें तो और आधे % का कट आना चाहिए। यानी कि अभी जो रेट्स आपको 3 महीने के लिए स्मॉल सेविंग्स में मिलेंगे वो एक्चुअली एक अच्छे रेट है, क्योंकि उसमें आगे जाके कम होना इज वर्चुअली एश्योर्ड। तो निवेश करना है तो अभी ही लॉक इन कर ले आप। काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप लॉक इन कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप एनएससी ले लेते हैं तो उसमें लॉक इन हो जाता है। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा लेते हैं या मंथली इनकम स्कीम में डाल देते हैं तो उसमें लॉक इन हो जाता है। तो जहां लॉक इन हो सकता है, तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, वो इस लॉक इन करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन पीपीएफ है, उसमें आप लॉक इन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पूरे बैलेंस पर नया रेट एप्लीकेबल होगा जब से वो लागू होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पीपीएफ को छोड़ दें, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको 2 चीज देखनी है कि एक तो एक्चुअल रेट्स क्या है और दूसरे रिलेटिव रेट्स क्या है। क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बाकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा दे रहे हैं आपको, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में उसकी एक जगह होनी चाहिए। और आज की तारीख में स्मॉल सेविंग्स एक
ऐसा ऑप्शन भी देता है जहां पर आपके लिए रेट्स रीजनेबल है और काफी सारे अदर ऑप्शंस के सामने कंपैरेबल भी है। अब ओवरऑल जो ब्याज जो यहाँ पर रेट में कटौती की गई है और निवेश पोर्टफोलियो की रिवैम्पिंग की अगर हम बात करें तो हमें किस तरह से अब एक नया पोर्टफोलियो वक्त आ गया है कि शेपअप करना चाहिए? इक्विटी और डेट का खासतौर से जो पोर्शन होता है, जो कॉम्पोनेंट होता है हमारे पोर्टफोलियो में, उसमें कितना बदलाव करने का समय अब आ गया है? देखिए, काफी सारे लोग जो सिर्फ डेट पे आधारित थे, यानी कि उस पे ही भरोसा रख के चल रहे थे, उनको तो एक बदलाव करना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक एक्स अमाउंट चाहिए और आपका जो डेट पोर्टफोलियो, या तो आप अपना डेट पोर्टफोलियो एब्सोल्यूट साइज में बढ़ा दीजिए जिसमें लोअर रेट से एक्चुअल अमाउंट आपको कॉम्पेंसेट हो जाएगा, लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनको काफी सारे और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। यानी कि देखिए, अगर आपको डेट पे ही स्टिक करना है और आपको कोई इक्विटी एक्सपोजर लेना नहीं, और वो काफी सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन होगी, खास करके जो काफी थोड़ी उनकी उम्र बड़ी है, तो उनको डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहां क्या होता है कि जब ब्याज की दरें कम होती है तो कैपिटल गेन्स से डेट फंड्स को एडिशनल बेनिफिट होता है, जिससे उसका रिटर्न थोड़ा एवरेज से बढ़ जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप मुझे समझाइए कि किस तरह से रेट कट का और डेट का कनेक्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। देखिए, बॉन्ड जो होते हैं, जो ट्रेड होते हैं, यो यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, उनका एक इनवर्स यानी कि ऑपोजिट रिएक्शन होता है रेट चेंज के साथ। यानी कि अगर ब्याज की दरें कम होती है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ब्याज की दरें बढ़ जाती है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो जब रेट कट होता है तब म्यूचुअल फंड्स या किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर वो बॉन्ड्स है तो कुछ किए बिना बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और उस वैल्यू बढ़ने से या तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ जाएगा या आप उसे बेच के कैपिटल गेन्स कमा सकते हैं। तो ये कैपिटल गेन्स एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। उसकी आप तुलना देखिए एक नॉर्मल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कीजिए। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है तो एज एन इन्वेस्टर आप सिर्फ इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का बॉन्ड है जो ट्रेडेड होता है और जो आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, तो उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो म्यूचुअल फंड को मिलता है, आपके नेट एसेट वैल्यू में आता है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स है वो भी रिटर्न को बूस्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट हो तो डेट फंड्स अच्छे हैं, बिल्कुल, खास करके लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, क्योंकि वहां असर अच्छा रहेगा और उससे जो रिटर्न्स है वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं डेट की अगर हम बात करें? लेकिन क्या अर्णव जी अब समय आ गया है कि रीबैलेंसिंग अगर हम करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में तो डेट में आप अपना रुझान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दें? अगर आप जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तब भी क्या डेट में थोड़ा ज्यादा जाया जा सकता है अभी? नहीं, अगर आप जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तो आपको तो इक्विटी की तरफ देखना ही पड़ेगा और देखना ही चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव कर दें, लेकिन थोड़ा शिफ्टिंग तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये ट्रेंड जारी रहा जैसे एक्सपेक्टेड है तो अगर मान लीजिए कि एक और परसेंटेज पॉइंट से ओवरऑल इकोनॉमी में रेट्स कम हो जाते हैं तो फिर तो आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ये इतना रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे वो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई नी जर्क रिएक्शन न लेना पड़े। उसके अलावा आप धीरे धीरे करके अगर आप अपना पोर्टफोलियो बदलेंगे तो उससे आपको अच्छा होगा एक्सपीरियंस के तौर पे, क्योंकि आपको एक इनिशियल शॉक नहीं लगेगा और आप धीरे धीरे करके अपना इक्विटी एक्सपोजर अगर आप बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे भी असर होगा। एब्सोल्युटली। और ऐसे में अगर आप बदलाव करना ही चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में और अगर डेट की और अपना रुझान आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? किस तरह से इस निवेश के जरिए आपको एक रेगुलर इनकम या लगातार कमाई का जरिया मिल सकता है, इस पर हम करेंगे विस्तार से बात। साथ ही आपको बताएंगे कि अब आपकी होम लोन और आपके ऑटो लोन की ईएमआई कितनी कम होगी, कितना कम होगा इन दोनों ही ईएमआई का बोझ आपकी पॉकेट पर से। इस पर विस्तार से हम करेंगे बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
योर मनी पर आज हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई की रेट कट के बाद कैसे आपके निवेश पोर्टफोलियो और लोन पर असर पड़ेगा। अब आपको क्या क्या जरूरी कदम है जो उठाने चाहिए। मेरे साथ बने हुए अर्नब पंड्या। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और बताते हैं आपको कि डेट पोर्टफोलियो में आप किस तरह के बदलाव करें ताकि आपको इस रेट कट का सीधा साधा फायदा मिले। अर्नब जी, अब अगर मेरा ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पर मेरे पास एक तो छोटी बचत योजनाएं थी बहुत सारी और अगर तमाम डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही है मेरे पोर्टफोलियो में, जोखिम लेने की क्षमता नहीं है मेरी, अब बदलाव क्या मुझे करने चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें छोटी बचत योजनाओं को तो इनमें लगातार ब्याज दरें घटती रहेंगी, तो मेरे तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मैं इन पर निर्भर नहीं रह सकती। डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से अपने शामिल करने चाहिए ताकि मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल सभी जो है वो पूरे हो जाएं? देखिए, पहली बात तो आपको थोड़ा अमाउंट्स डेट म्यूचुअल फंड की तरफ मूड लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा आ सकता है, लेकिन उसमें आपको ये समझना होगा कि वहां रिटर्न्स की कोई श्योरिटी नहीं है, तो उसमें एक अनसर्टनिटी है। दूसरी बात कि अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखें तो डेट में रहने के अलावा आपको ये भी समझना होगा कि इंटरनली थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें थोड़ी ब्याज दरें ज्यादा है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है या बॉन्ड्स रहते हैं। अब इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या है कि रिस्क एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जब ये होता है तो आप डेट में ही है लेकिन थोड़ी ज्यादा रिस्क के साथ, तो ये समझकर आपको थोड़ा इंटरनल बदलाव करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का यील्ड थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म यानी कि ऑप्शंस है तो उसमें टैक्स फ्री बॉन्ड्स को अभी भी देखना चाहिए, खास करके उन लोगों को जो टैक्स भरते हैं, क्योंकि उनके लिए जो नेट रेट ऑफ रिटर्न है इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स में वो काफी हाई है। तो जो टैक्स भरते हैं, टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, खास करके ऊपरी टैक्स ब्रैकेट में, उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आएंगे वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो आपको एक लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ऑप्शंस देते हैं, जहां पर आप हायर रेट्स लॉक इन कर सकते हैं। ठीक है। और जब विड्रॉल हमें करना होता है तब कोई टैक्स प्रक्रिया इसमें शामिल होती है? नहीं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। और जो विड्रॉल है वो आपको फेस वैल्यू पे ही होता है, तो वहां पर कोई और टैक्स की बात नहीं आती। तो इसीलिए उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि उससे आपके टैक्स रिटर्न पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। एनसीडीज और डेट फंड्स के बारे में आपका क्या कहना है? कितने प्रपोर्शन में इनको शामिल करना चाहिए? देखिए, एनसीडीज को आपको छोटे प्रपोर्शन में करना चाहिए। आपके ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो का 5-10% हो तो वो काफी रहेगा, उसमें बहुत नहीं करना चाहिए। और उसमें भी अगर आप करें तो मैक्सिमम 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें। डेट म्यूचुअल फंड्स में प्रपोर्शन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें लिए आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस है। अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप लिक्विड फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स देख सकते हैं, और लॉन्गर टर्म के लिए इनकम फंड्स देख सकते हैं। एमआईपी भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको रेगुलर इनकम होगा। तो जैसे आपकी नीड है उसमें आप डेट म्यूचुअल फंड्स का प्रपोर्शन हाई रख सकते हैं, डिपेंडिंग की कैसी नीड है और कितना आपको उसमें डालना है। तो ऐसे में क्या मैं सोने को कंसिडर कर सकती हूँ? गोल्ड फंड के जरिए निवेश कर लिया या ईटीएफ के जरिए निवेश कर दिया? गोल्ड को एक अलग एसेट की तरह आपको देखना चाहिए, डेट की तरह नहीं, क्योंकि वो आपको रेगुलर इनकम नहीं देगा। वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में रिटर्न दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न नेगेटिव हो या लंबे समय के लिए कोई रिटर्न ना हो। तो उसको आपको एक अलग एसेट की तरह देखना चाहिए और उसको डेट के फीचर्स के साथ न मिक्स करें। चलिए, तो यहाँ पर डेट पोर्टफोलियो अपना कैसे आप बना सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपका भी निवेश को लेकर कोई भी सवाल है तो अपना सवाल आप ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। @kavita.th पर भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपकी EMI अब कम हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो रेट कट हुआ है उसका आपकी EMI पर कैसा असर होगा, अब हम बात करते हैं इस पर। आपको बताते हैं कि आपका होम लोन और ऑटो लोन
कितना कम हो सकता है और कैसे अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या इंतजार करना चाहिए या आपको अभी ही लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने 20 साल के लिए 20 लाख का होम लोन लिया हुआ है, फिलहाल अगर आप 9.5% की ब्याज दर दे रहे हैं तो आपकी कुल मिलाकर EMI 18,643 जाती होगी। लेकिन अब अगर हम ब्याज दरें घटने के बाद अगर ये रेट जो कट हुआ है पास ऑन कर दिया जाता है बैंकों द्वारा ग्राहकों को तो लगभग 9.25% की ब्याज दर हो जाएगी, जिसके मुताबिक 18,317 हो जाएगी आपकी EMI। कुल मिलाकर बचत हर महीने अगर हम देखें तो 326 रुपए है, ईयरली अगर हम देखें 1476 रुपए आप बचा पाएंगे। ये तो बात हुई है होम लोन की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटो लोन की। अगर आपने गाड़ी खरीदी हुई है, 10 लाख की गाड़ी है और आपने 5 साल के लिए अपनी EMI ली हुई है तो फिलहाल 10.25% की ब्याज दर के मुताबिक 10,685 रुपए की आप EMI दे रहे होंगे और अगर ब्याज दरें घट जाती हैं तो 10% की ब्याज दर पे आप देंगे 10,624 रुपए, यानी लगभग 61 रुपए की आपकी हर महीने की बचत होगी। ईयरली 732 रुपीज 732 रुपए आप बचा पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको आपको अपने निवेश में बढ़ा देना चाहिए। लेकिन कुछ काफी हद तक तो यहाँ पर ब्याज दरें अभी घटी हैं, फायदा अभी हो रहा है, EMI का बोझ अभी कम होगा, लेकिन आगे चलकर ऐसे रेट कट हम और भी देखते रहेंगे। लेकिन अगर मुझे होम लोन लेना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है तो क्या ये सही समय है या थोड़ा सा और इंतजार कर लूं मैं? नहीं, देखिए होम लोन के बारे में अगर आपको लेना है, आपका घर खरीदना है तो वो आप कीजिए फ्लोटिंग रेट में जाइए। ओके। तो फ्लोटिंग रेट में जैसे ही कभी भी ब्याज दरें कम होगी, आपको पास ऑन होगी तो आपको उसको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि रेट कट स्लो आते हैं और काफी समय बाद आते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि आपको जब आप होम लोन ले तो उसका अग्रीमेंट ध्यान से देखें कि उसमें रीसेट पीरियड क्या है, क्योंकि अगर रेट्स कम हो रही है और आपका रीसेट पीरियड कम है, क्वार्टरली है मान लीजिए, तो हर क्वार्टर वो आपको चेंज दिखाई देगा। वरना रीसेट पीरियड अगर एनुअल है तो साल में रेट कट्स हो गए लेकिन उसका फायदा आपको आपके नेक्स्ट रीसेट पीरियड तक नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये चीज फाइनल पॉइंट है, पर आप होम लोन अग्रीमेंट साइन करते वक्त ये आपको देखना जरूरी है। कार लोन मैं ले सकती हूँ अभी? कार लोन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो रकम इतनी बड़ी नहीं होती है, लोन छोटे समय के लिए होती है तो आपको डिफरेंस भी कम रहता है। ऐसे में अब जो हमारी बचत हो रही है, जो EMI का बोझ हमारी जेब पर से कम हो रहा है, क्या इससे जरिए हमें अपने निवेश में कुछ बढ़ोतरी कर देनी चाहिए? नहीं, इसमें आपको फायदा होगा, लेकिन देखिए अगर आपने एक एग्जिस्टिंग लोन लिया हुआ है और ब्याज दर कम होती है, आपको पास ऑन होती है तो आपका EMI कम नहीं होता। आपका जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग पीरियड में किया जाता है, यानी कि एग्जिस्टिंग होम लोन और या कोई भी लोन वाले आदमी को इम्पैक्ट टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट में दिखाई देता है, तो उसके लिए फाइनेंसेस बदलते नहीं है। और अगर आप नया लेते हैं तो आपको एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड थोड़ा कम देना पड़ेगा, लेकिन इतना कम नहीं है कि आपका उसको एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट हो। तो आपको अपने निवेश पे तो ध्यान देना ही चाहिए, गोल्स के मुताबिक उस पे तो कायम रहना ही है, लेकिन थोड़ी बचत यहाँ हो तो वो अच्छी है। आप तो यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि इस तरह ही ब्याज दरें रेट कट होते रहे और इसका फायदा आपको मिलता रहे, जिससे कि आपका होम लोन ऑटो लोन कम होता रहे। लेकिन फिलहाल हमने आपको वो तमाम जरूरी बदलाव बता दिए हैं जो आपको तुरंत प्रभाव से करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।